नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। राज्यसभा टीवी में हमारा मोटो है डेमोक्रेसी एट वर्क। लोकतंत्र की इस परंपरा का मतलब है सबके विचारों के लिए सम्मान, भले ही हम उस विचार से सहमत हों या ना हों। हम मानते हैं कि हर एक भारतीय चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आए, ये ऊंचाइयां छुए और इसमें मजबूती आए। हमारा मकसद एक है, लेकिन इसे अचीव करने के रास्ते अलग हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप बेधड़क होकर अपने विचार सामने रखें, बताएं कि कैसे अर्थव्यवस्था को बना सकते हैं फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो चलिए हम आपको मौका देते हैं आपका अपना बजट बनाने का। स्वागत है इस खास कार्यक्रम में मेरा बजट। इस कार्यक्रम में हम मौका देते हैं एक खास मेहमान को देश के लिए अपना खुद का बजट पेश करने का। उनके इस बजट को जांचने, परखने और पड़ताल करने का काम करते हैं हमारे 3 विशेषज्ञ। आइए आपको उनसे भी मिलवा देते हैं। सबसे पहले अजय दुआ साहब, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। साथ ही में है AK भट्टाचार्य, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। और साथ ही है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अश्वनी कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है आप तीनों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और देखते हैं कौन कर रहा है बजट बनाने का ये मुश्किल काम। मेरा बजट में आज बजट बनाने की जिम्मेदारी उठाई है जाने माने पत्रकार शिशिर सिन्हा ने। पटना से ताल्लुक रखने वाले शिशिर जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने पत्रकारिता में बैचलर्स भी यहीं से किया है। पत्रकारिता में शिशिर ने 1995 में कदम रखा, जब उन्होंने हिंदी दैनिक अमर उजाला ज्वाइन किया। लेकिन उनकी असली पहचान बनी टीवी टुडे के कार्यकाल में, जब आपने बतौर एंकर आज तक चैनल पर बिजनेस शोज किए। टीवी टुडे में 7 साल काम करने के बाद शिशिर ने बतौर डिप्टी ब्यूरो चीफ CNBC आवाज चैनल ज्वाइन किया। यहाँ वो करीब 6 सालों तक रहे। इसके बाद वो बतौर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन गए, लेकिन टेलीविजन ने उन्हें एक बार फिर से खींचा और वो बिजनेस एडिटर बनकर ABP न्यूज में आ गए। मई 2018 से शिशिर द हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर डेप्यूटी एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं। बिजनेस पत्रकारिता की दुनिया से शिशिर को जब कभी भी वक्त मिलता है तो वो संगीत सुनना पसंद करते हैं। सेमी क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल में शिशिर की खास रुचि है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिशिर सिन्हा का, जो आज पेश करेंगे हमारे लिए अपना बजट। शिशिर, स्वागत है आपका। जानना चाहती हूं कि कितने बजट आप कवर कर चुके हैं, कितने वित्त मंत्रियों को आप इंटरव्यू कर चुके हैं अब तक? देखिए, मैंने बजट कवर करना शुरू किया वर्ष 2000 में, तो अब तक 19 बजट जो कि फुल बजट हैं और 4 इंटरिम बजट, यानी कि 23 बजट जो है वो मैंने कवर किए हैं। और जहाँ तक वित्त मंत्रियों की बात है, तो मेरी शुरुआत चिदम्बरम साहब के साथ हुई थी, जब वो देवेगौड़ा सरकार में वित्त मंत्री थे। उसके बाद फिर मैंने यशवंत सिन्हा साहब, जो कि वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री बने, फिर जसवंत सिंह साहब, जो कि यशवंत सिन्हा के बाद बने थे, फिर प्रणब दा, जो हमारे बाद में राष्ट्रपति बने, चिदम्बरम साहब जब दोबारा वित्त मंत्री बने, और उसके बाद आखिर में अरुण जेटली साहब को इंटरव्यू करने का मौका मिला। अभी जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं उनके साथ अभी बातचीत का मौका नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस बजट के बाद उनसे भी बातचीत हो जाएगी, तो मेरा ये जो बायोडेटा है उसमें एक और नाम जुड़ जाएगा। जी, तो हम बेताब हैं अब ये जानने के लिए कि कैसे जो थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिल रही है वो दूर होगी, विदेशी निवेश भी आएगा। आपके बजट में क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, हमने ये बजट एक ऐसे समय में तैयार किया है जब हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है। अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें, GDP के ग्रोथ रेट की बात करें, तो 2019-20 में हम 5% का अनुमान लगा रहे हैं। ये सरकारी अनुमान है। और अगर हम बाकी एजेंसीज़ की बात करें तो वहाँ पे 4.5, 4.8 की बात की जा रही है। ये लगभग 11 साल का सबसे निचला स्तर है अगर 2008 के बाद की हम बात करें तो। और दूसरा, जो कि अगर हम रियल जो हम लोग कहते हैं वो अगर 4.5 से 5% के बीच है, तो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट जो है वो 42 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जो लगभग 7.5% है। निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मेरे बजट का जो अप्रोच है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि सुस्ती का दौर हम कैसे ख़त्म करें और जो हमारी विकास की रफ्तार है वो कैसे हम तेज़ करें।
क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है $5 ट्रिलियन। अभी का जो हमारा है वो लगभग $2.7 ट्रिलियन का है, और इसको अगले 5 साल 7 सालों में हम इसको किस तरीके से $5 ट्रिलियन पे कर सकते हैं, तो ये बजट उस दिशा में उठाया गया एक कदम है। दूसरा हमारा है कि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, एक आपका निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपका कंजम्पशन यानी कि उपभोग। पिछले अगर कुछ दिनों से आप देखें तो निवेश बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए गए, और ख़ास तौर पे जो सितंबर 20 का जो ऐलान था, जो सबसे बड़ा ऐलान था कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कमी की गई, जो कि सामान्य तौर पर जो हम लोग 30% की बात करते उसे घटा करके 22% पर लाया गया, और जो नए थे उनके लिए 15% के कॉरपोरेट दर की बात की गई। उसके बाद आप देखेंगे तो एक के बाद एक ऐलान होते रहे, बैंकों का एकीकरण की बात हुई, उसके बाद फिर जाकर के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बना जिसमें 1,03,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की गई। तो इन सब चीज़ों के बाद अब सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि किस तरीके से हम मांग को बढ़ाएं, किस तरीके से हम उपभोग को बढ़ावा दें, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जिसे हम कहें कि कोई भी कंपनी तभी उत्पादन करती है जब उसे कोई खरीदने वाला हो, और खरीदने वाला कौन है? उपभोक्ता है। अगर उसके हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो वो सामान ज़्यादा नहीं खरीदेगा। तो हम उसको किस तरीके से उसके हाथ में पैसे दें और उसको ये भी भरोसा दिलाएं कि जो आप खर्च कर रहे हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुल करके खर्च करें। तो ये मेरा दूसरा अप्रोच है। जो मेरा तीसरा अप्रोच है वो ये है कि किसान के पास हम कैसे पैसा दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी 65% आबादी जो है वो गाँव में रहती है, और गाँव में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री किसान के तहत 6,000 रुपये हर साल देने की बात की गई थी। क्या ये समय आ गया कि उस हम 6,000 रुपये को बढ़ाएं, जिससे कि किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा आए और रूरल जो कंजम्पशन है वो तेज़ी से बढ़े? मेरा चौथा जो है वो है कि खर्च प्रबंधन यानी कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में हम कैसे चेंज करें। बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारे सुझाव हुए, बहुत सारे बदलाव भी हुए, लेकिन अब एक जो समय आ गया है कि हमारे कई ऐसे खर्च हैं जिसमें हमको बदलाव करना है, और जिसमें सबसे बड़ा ये है कि हम ब्याज का जो हमारा हर साल का जो बड़ा बजट का एक हिस्सा जो है वो ब्याज में चला जाता है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। और दूसरा, आपको पता होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम जो कि 1 जनवरी 2004 से जो भी सरकारी नौकरी में आए थे उनके लिए लागू की गई थी, लेकिन रक्षा क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया था, और ये कहा गया था कि हमारे सैनिकों के प्रति एक सम्मान, जो हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, वो दिखाने के लिए उनके ऊपर हम जिसको कहते हैं कि डिफाइंड से हम कंट्रीब्यूटरी में नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि अब हम रक्षा क्षेत्र को भी नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल करें, और इसके पीछे मेरा एक तर्क ये है, आप देखिए रक्षा क्षेत्र का बजट अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। 3 लाख करोड़ रुपए में 2 लाख करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू में गया था और 1 लाख करोड़ रुपया हमारा कैपिटल में गया था। यानी कि रक्षा के लिए जितना पैसा मॉडर्नाइजेशन के लिए, नए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए, टैंक्स के लिए, शिप के लिए चाहिए, वो नहीं थे। ज़्यादातर खर्च आपका वेतन और पेंशन पे जा रहा था। क्या हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं? तो मैंने इस बारे में भी सोचा है कि क्यों ना हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें जो कि रक्षा क्षेत्र के लिए है। और पांचवा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ, आमतौर पर बजट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार की ओर से क्यों ना एक ब्लूप्रिंट हम जीएसटी काउंसिल के सामने रखें कि जीएसटी की जो भी दर हो वो एक तय समय के लिए स्थिर हो। दिक्कत क्या हो रही है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, और आज जब हम जनवरी 2020 में हैं, आप सोचिए कि कितनी बार दरों में बदलाव हो चुका है। तो एक व्यापार के लिए, उद्योग के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो कैसे अपनी बिजनेस की पॉलिसीज़ बनाएं। तो मेरे ये अप्रोच हैं बजट के। अब अगर मैं प्रपोजल की बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो प्रपोजल है जिस पे सबकी नज़र होती है वो ये है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कैसे बदलाव किया जाए। और जैसे मैंने कहा था कि मेरा अप्रोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसे हों, तो मेरा ये प्रस्ताव है कि जो 2.5 लाख रुपये का स्लैब है उसको 3.5 लाख रुपये का कर दिया जाए। अब अगर आप स्लैब देखेंगे तो इस समय 2.5 लाख रुपये तक शून्य है, नील है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5% है, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 20% है, और 10 लाख के ऊपर जो है वो 30% है। मेरा ये प्रस्ताव है कि 3.5 लाख रुपये तक जो 60 वर्ष के कम उम्र के लोग हैं उनके लिए नील टैक्स हो, 3.5 लाख से 5 लाख के लिए जो इनकम टैक्स का रेट हो वो 5% हो, 5 लाख से 7.5 लाख के लिए 10% हो, 7.5 से 10 लाख के लिए 20% हो,
और 10 लाख से ऊपर के लिए 30% हो। सरचार्ज और सेस में कोई बदलाव नहीं है। जो सेस की दर 4% है, जो एजुकेशन सेस और हेल्थ होता है वो जारी रहेगी, और जो सरचार्ज है जो 50 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बदलाव का एक और ये भी होगा कि जो हमारा जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो 3 कैटेगरी में आता है। एक जो कि 60 साल से नीचे, दूसरा 60 से 80 साल, और तीसरा जो कि 80 साल से ऊपर के हैं। तो 60 से 80 साल के लिए अभी भी 3 लाख रुपए का जो लोएस्ट है, हम उस 3 लाख को बढ़ा करके 4 लाख रुपए करना चाहते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? अभी के समय में मैं देखूं कि अगर वो एक पैसा भी टैक्स सेविंग नहीं करता है कोई भी आदमी, तो उसका जो इफेक्टिव आप अगर टैक्स का देखेंगे उसके हिसाब से अगर बचत में कहूं कि 10 लाख रुपए तक जो कमाने वाले हैं उनके लिए टैक्स की लायबिलिटी 1,25,000 रुपये बनती है। अगर जो मेरे प्रस्ताव हैं उस पर अमल किया जाता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 82,500 रुपये, यानी कि 42,500 रुपये 10 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे। ये मेरा पहला प्रस्ताव है। दूसरा जो मेरा प्रस्ताव है, जो अनडिस्क्लोज इनकम है उसके लिए हम क्यों ना एक एमनेस्टी स्कीम लाएं। आपको पता होगा कि हमने जो जीएसटी है उसके लागू होने के बाद जो पुराने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के जो पुराने मामले हैं उनके लिए लीगेसी डिस्प्यूट स्कीम जो है वो लाएं। तो अब ये समय आ गया है कि इनकम टैक्स के भी जो पुराने मामले हैं, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स के पुराने मामलों में लाखों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ये समय आ गया है कि उन मामलों को ख़त्म किया जाए और वो पैसे भी कुछ हो सके। तो मेरा दूसरा प्रस्ताव ये है। तीसरा प्रस्ताव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर बाजार के लोगों के लिए और ख़ासतौर पे विदेशी निवेशकों के मन में काफ़ी आशंकाएं पैदा कर रहा है। तो मैंने जो प्रस्ताव किया है वो है कि ग्रेडेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था हो। इसमें क्या होगा कि पहले साल तक अगर आप 365 दिन तक शेयर होल्ड करते हैं या इक्विटी लिंक्ड आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड करते हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 15% की दर से है। उसके बाद 1 से 2 साल तक के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था उसको घटा करके मैंने 5% करने की बात की है। 2 से 3 साल के लिए 2.5% है और फिर 3 से 4 साल के बीच में 2% है। 4 साल से अगर ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो आपको 1 पैसा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। तीसरा जो मेरा प्रस्ताव है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेकर के है। अभी क्या हो रहा है कि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो कमाती हैं लेकिन डिविडेंड का पैसा निवेशकों को नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनके जो डिविडेंड होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा ये प्रस्ताव ये है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट को टैक्स कर रहे हैं। जो कंपनियां कमाती हैं वो ऑलरेडी टैक्स कर रही हैं, उस पर टैक्स उनको देना पड़ता है। तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स है इसको हम कैसे खत्म करें, क्योंकि जीएसटी लागू होने के समय भी यही कहा गया था कि टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करना है। एक जो कि इस समय बड़ा मुद्दा है, हमने देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में देखा कि एक तरीके का एक मुहिम चली है कि किस तरीके से गरीब छात्र जो हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि जिन परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम है उनको हायर एजुकेशन में 1 पैसा भी फीस नहीं देना होगा। अगर हम यहाँ पर एक रिएक्शन अपने एक्सपर्ट्स का ले लें, क्योंकि वो चीज़ जो बजट के आखिर तक इंतज़ार करते हैं और वो आपने बिल्कुल धमाका शुरू में ही कर दिया है, तो दुआ साहब आपको क्या लगा? मैं शिशिर मित्र हैं तो इस कारण इनमें कोई ज़्यादा फॉल्ट ढूंढने की मेरे में हिम्मत भी नहीं है, ना मेरा इंक्लिनेशन है। मैं कहूँगा कि ये सब जो सुझाव हैं बहुत वेलकम हैं, पर इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो पैसा बचेगा ये तो लॉस हो रहा है, कि ये भी कहीं आगे बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से सरकार के उसको कॉम्पेंसेट करेगी। कारण मैं ये नहीं चाहता कि इस समय हम टैक्स रिलीफ ही देते रहें और सरकार की रेवेन्यू कम हो। कारण जैसे उन्होंने अपने आप ही जो अप्रोच में बताया था कि ज़रूरत ये है कि पब्लिक के पास कैसे लिक्विडिटी ज़्यादा आए, पैसे कैसे पहुँचे, खास करके ग्रामीण भागों में और जो हमारे लोअर पिरामिड में है। जी, और 3.5 लाख तक कर देना और साथ ही डीडीटी हटा देना, एलटीसीजी मैंने ग्रेडेड किया है, हटाया नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री की मांग भी रही है। कैसा लगा आपको ये सुझाव?
नहीं, बहुत सारे सुझाव अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा तो जो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए फीस वाला है, मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा सुझाव है। भारत देश में ना तो कोई बुक से वंचित होना चाहिए, ना ही कोई शिक्षा से वंचित होना चाहिए। जो भी जिसका भी जो टैलेंट है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनी की वजह से मैं वो अपना टैलेंट जो है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये मुझे सुझाव बहुत अच्छा लगा। मेरे एक दो जो कंसर्न है वो एक तो इनकम टैक्स को लेकर के है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो लोअर स्टेटा है इनकम का, जिसमें हम मानते हैं जिनकी कंजम्पशन टेंडेंसी ज़्यादा है, उसमें अभी भी 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है। अगर हम 5 लाख तक की उसकी इनकम आती है, उससे ऊपर वाले इनकम में टैक्स है अगर उससे ज़्यादा वो कमाता है तो। और मुझे लगता है कि इस टाइम पर जब तक कि जीएसटी से कंफर्म नहीं है कि हर साल रेगुलर कितना पैसा आता रहेगा, सो उतना इनकम टैक्स में पॉसिबिलिटी कम बनती है जितने की रेवेन्यू में शायद वो एक लॉस बड़ा हो सकता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी हालांकि इन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि रिमूव करने के बजाय इन्होंने क्रेडिट करने की बात की है। मुझे ये रहता है कि एक आदमी जो मेहनत से 5 लाख रुपए कमाता है उस पर हम टैक्स देते हैं, और 1 लाख रुपए जब कैपिटल से कैपिटल कमाता है और उस पर हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने मोटिवेट करना है इसलिए टैक्स नहीं होना चाहिए। तो एक आदमी जो 10 लाख रुपए लगा करके अगर उसको 20 बनाता है स्टॉक मार्केट के थ्रू, और हम कहते हैं उन 10 लाख पर टैक्स कम होगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो मेहनत करके 5 लाख रुपए कमा रहा है हम उस पर टैक्स लेते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर लगता है कि डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू होनी चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस से। और सर ये जानते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। सो इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शायद वो मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर वो होता तो शायद बेहतर होता। सारे सुझाव वेलकम होते हैं बिल्कुल हमेशा। सर, मैं एक ही आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि एक मैं थोड़े स्पष्टीकरण दे दूं। जो 5 लाख रुपए वाली बात है वो टैक्सेबल इनकम। आज के समय में एक बड़ी समस्या इनकम टैक्स में क्या हो रही है कि 5 लाख 1 रुपये जैसा ही होता है तो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि 2.5 से 5 लाख तक आप 5% देते हैं। आप 5 लाख टैक्सेबल है, 1 पैसा भी टैक्स नहीं है। मेरा 5 लाख 1 रुपया हो गया टैक्सेबल इनकम, तो मैं पहले 5% दूंगा जो कि 2.5 से 5 लाख के बीच में है, और 5 लाख के ऊपर वाले में 20% दूंगा। तो ये जो 5, 20 और 30 का जो स्लैब है ये कहीं ना कहीं लोगों को कर चोरी के लिए प्रोत्साहित करता है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लैब भी बढ़ाया है, लेकिन बीच का जो स्लैब है एक जिसको कहते हैं ना कि एक रूम दिया है कि आप चोरी मत करिए, आप ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तो इससे देश का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। ये मेरा तर्क है सर जी। और कई और स्कीम भी इन्होंने साथ में ऐड की है कि अगर डिस्क्लोजर करना है जी। नहीं, मेरा है कि मैं दुआ साहब से मैं कहूँगा मेरे शिशिर मेरे मित्र हैं और सतीर्थ भी हैं। तो क्योंकि मित्र भी हैं, सतीर्थ भी हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो इनकी जो अप्रोच जो हैं वो बहुत 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 अच्छे अप्रोच हैं। मैं सिर्फ एक उसमें और एक अप्रोच ऐड करने की सोचूंगा। वो अप्रोच ये है कि किस तरह से इस बजट में हमारी जो बजट प्रणाली जो है इस वक्त करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग होती है, जो बजट के बाहर से पैसा लिया जाता है, पब्लिक सेक्टर से पैसा लिया जाता है, पर वो बजट के अंदर दिखती नहीं है। तो हमारी जो वित्तीय घाटा का जो स्थिति जो है उसमें खुलासा अभी तक नहीं हुआ पूरी तरह से। हम ये तो कह रहे हैं कि 3.3% से 3.6% हो जाएगा, पर ये नंबर भी पूरी तरह से हमारी जो बजटीय जो वित्तीय घाटा का स्थिति है उसको पूरी तरह से उभर नहीं आ रहा है। तो मैं सोचूंगा कि इस अप्रोच में अगर शिशिर जी ये भी एक अप्रोच जोड़ दें, किस तरह से बजट को और भी पारदर्शी बनाया जाए, पारदर्शी बनाने से किस तरह से जो वित्तीय घाटा का स्वरूप और भी अच्छी तरह प्रकाश मिले, एक मैं अप्रोच को ऐड करूंगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उनकी जो टैक्सेशन प्रपोजल हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोजल जो हैं, जो इशू अश्विनी जी ने एक मोरालिटी इशू का जो एक वो किया, मैं उसमें और एक चीज़ ऐड कर दूंगा। ये है कि ये टैक्स जो ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है उसको ज़्यादा बेनिफिट देगा। जो 5 लाख से 7 लाख 10 लाख तक जो है उसको तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, पर ये बेनिफिट और भी ज़्यादा देगा जो 50 लाख का है, 60 लाख का। तो इस वक्त हमारी जो डायरेक्ट टैक्स को अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि
जो हाई रिच जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उसको ना रिलीफ देकर रिलीफ किस तरह से हम सीमित करें जो कि नीचे जो तबके का आदमी है उसको कैसे दें। तो मैं समझता हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम उनके पास ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि जो सरकार के पास एक डायरेक्ट एक्सेस कोर्ट की रिपोर्ट है, कॉरपोरेशन टैक्स में एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दिया था कि किस तरह से जो एग्जेम्पशंस रेजीम को ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एंड यूज लिंक्ड एग्जेम्पशंस को एकदम ख़त्म कर दें या उसका एक समय सीमा दे दें कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एग्जेम्पशंस ख़त्म हो जाएंगे और डायरेक्ट टैक्सेस रेट उसी हिसाब से कम हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसी एक दृष्टिभंगी जो है, जो परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है अच्छा और भी अच्छा लगेगा। सरकार का जो रोल है सबके ऊपर एक इक्वालिटी तो नहीं कहूँगा, सिमिलर ट्रीटमेंट देने के लिए खर्चा सरकार को दूसरी तरफ करना होता है। शहर के शहरी काम, औद्योगिक काम प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ कर सकता है। कोई नहीं जाएगा ग्रामीण में हेल्थ के लिए या एजुकेशन या जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। तो थोड़ा सा भविष्य में मैं एक शब्द स्ट्रॉन्ग वर्ड कर रहा हूँ, रूरलाइजिंग द बजट, उसकी बहुत आवश्यकता है कि वो चीज़ को सोचा जाए। और आई एम श्योर वो शिशिर ने अपने बजट में बहुत ध्यान दिया होगा उस पर। मैं भट्टाचार्य साहब की बात पे आ जाऊं, जो आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की थी। सर, मेरा एक प्रपोजल भी है अभी, जिसमें हमने कहा था कि जो 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उन पे पिछले बजट में 3 से 7% की दर से सरचार्ज बढ़ाया गया था। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि उसे बढ़ा करके 6 से 9% बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। तो जो हम 10 लाख से नीचे के लोगों को जो हम रिलीफ दे रहे हैं वो रिलीफ की भरपाई हम वहां से कर सकते हैं। ये मेरा मैं बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा। एक तो जो आपने सुझाव दिया था कि जो बजट है उसमें क्योंकि हम बोरो बहुत ज़्यादा करते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट उस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर लास्ट ईयर का आप बजट देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट में लगभग जो 7 लाख करोड़ के आसपास की जो भी हमारी बोरोइंग है उसमें 6.5 लाख करोड़ के आसपास का हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा इनका सुझाव है कि अगर हम बोरोइंग को थोड़ा सा रैशनलाइज कर पाएँ, मे बी हम क्या पॉसिबिलिटी है कि हम फॉरेन बोरोइंग को प्रेफर करें गवर्नमेंट, या क्या किया जा सकता है उसमें अगर ये और आगे अगर दो प्रपोजल है सर जी। एक तो कि सॉवरेन बोरोइंग की बात पिछले बजट में की गई थी, लेकिन किसी वजह से उस पर अमल नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ये एक समय आ गया कि हम सॉवरेन बोरोइंग के ऊपर जाएं। और दूसरा जो हमारा लॉन्ग टर्म बहुत हाई कोस्ट जो बोरोइंग किया हुआ है हम उसको रीपर्चेज करके आज के समय का जो लो कॉस्ट बोरोइंग है उसके जरिए हम रिप्लेस करें। तो ये जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है वो इस बजट में भी शामिल है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और इसके अलावा अब एक स्कीम जो कि हम लोग खास तौर पे एग्रीकल्चर के लिए लाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि संसाधन नहीं है। और दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर में जो निवेश होता है उसका रिटर्न कैसे आएगा। तो मेरा एक प्रस्ताव ये है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं या हम जिसको कहें कि अलाइड एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए। उस डेडिकेटेड फंड में जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो डेडिकेटेड फंड में जो पैसा जमा किया जाएगा वो आम लोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से इनकम टैक्स की धारा के तहत उनको छूट मिलती है स्मॉल सेविंग में, उसी तरीके से उनको यहाँ पर भी छूट मिलेगी। तो हमें इसका 2 फायदा होगा। एक तो कि हम क्राउड फंडिंग के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जुटा सकते हैं। और यहाँ पर हम एग्रीकल्चर में जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न भी मिलेगा। और उस रिटर्न के जरिए हम 8 साल या 10 साल या 12 साल में, जैसे आप टैक्स फ्री बॉन्ड में देखते हैं कि 8 साल में वो पैसा वापस किया जाता है, उसी तरीके की व्यवस्था हम एग्रीकल्चर के लिए भी करना चाहते हैं। मेरा एक ये प्रस्ताव है। दूसरा ये है कि जो हमने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने 6,000 रुपये का प्रावधान किया है। मेरा प्रस्ताव है कि हम इसे बढ़ा करके 8,000 रुपया कर दें और इसको 4 किस्तों में, पहले जो 6,000 रुपया है वो 3 किस्तों में जाता है, ये 8,000 रुपया 4 किस्तों में जाए। ये इसलिए 4 किस्तों की बात की कि मौसम चक्र को ध्यान में रखते हुए, गर्मी, जाड़ा और बरसात को ध्यान में रखते हुए उसे 4 किस्तों में किया है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात है। चूँकि हमारे छात्र हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है।
जब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो वो 100% फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए, और जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं तो उसमें सेंटर और स्टेट का एलोकेशन होता है। मैं यहाँ पर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के लिए ही वो उसको लागू किया जाएगा। एक जो सबसे बड़ी परेशानी से मैं जीएसटी को लेकर के है कि जीएसटी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो एक मेरा प्रस्ताव है कि क्यों ना हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें कि 2 साल या 3 साल तक जीएसटी की जो दरें होंगी उसमें कोई बदलाव ना हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई फैसला नहीं कर सकती है। ये जो भी फैसला है उसको जीएसटी काउंसिल को करना है। तो बजट की अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रस्ताव बना करके जीएसटी काउंसिल के सामने रख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी हो, ताकि इंडस्ट्री को पता हो कि मुझे कितने साल तक कितना करना है। एक हमारा डेडिकेटेड फंड ऑफ फंड्स बनाने की बात है, जो कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में जब हम उद्यमिता और रोज़गार की बात करते हैं तो इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है जो ये मुहैया करा सकता है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हम फंड ऑफ फंड्स, जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह होगा, और वो इनको जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है कि लास्ट माइल जो फंडिंग की बात है, उसी तरीके से एमएसएमई की बात है। अगर आप मेरे पूरे बजट का साइज़ देखेंगे तो हमने 15% की बढ़ोतरी की है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल का जो बजट था वो 27.86 लाख करोड़ रुपए का था, उसे 15% बढ़ाया है, ये 31.94 लाख, यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। एक मुद्दा यहाँ पे आता है कि हमने जो टैक्स का जो जिसे कहें कि छूट दी है, उससे हमें कितना नुकसान होगा और जो अतिरिक्त पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले जहाँ तक छूट की बात है, और जैसा मैंने कहा कि हमने जो हाई इनकम वाले हैं उनको हमने कोई रिलीफ नहीं दी है, बल्कि उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए सरचार्ज के तौर पे, तो उससे हमें कमाई होगी, और उस कमाई के ज़रिए जितना हमारा 10 लाख रुपए तक का जो रिलैक्सेशन दिया गया है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का, उससे हमें नुकसान हो सकता है। उस नुकसान में से लगभग 22 से 25,000 करोड़ रुपया हमारा हाई एंड सरचार्ज से मिल सकता है। दूसरा, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स की दरें जब कम होगी तो टैक्स इवेजन कम होगा। अमूमन परेशानी जो आती है वो इसलिए आती है कि टैक्स की दरें ज़्यादा होती हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करने की बात करते हैं। जब टैक्स की दर कम होगी तो उसमें ये एक सहूलियत जो है मिल सकती है कि हमें जो टैक्स बेस है, जो लगभग अभी 8 लाख करोड़ रुपए का है, वो इसमें हो सकता है। अब अगर मेरा टोटल आप बजट देखें तो टोटल रिसीट की मैं बात करूं, जिसमें कैपिटल रिसीट शामिल नहीं है, वो हमने लास्ट ईयर जो बजट में एक्सपेक्ट किया था बीई में, वो लगभग 20.83 लाख करोड़ था। चूँकि कॉर्पोरेट टैक्स को रिलैक्सेशन दिया गया है, वहाँ पर 1,45,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी लॉस है। कॉर्पोरेट टैक्स का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए टैक्स रिसीट का जो या टोटल रिसीट का जो हमारा एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट, हमने उसको घटा दिया है, वो 19 लाख करोड़ रुपए का है। और अगर फाइनली मैं 2020-21 की बात करूं तो वो लगभग 22.75 लाख, यानी कि 23 लाख करोड़ रुपए का हमने रिसीट का उम्मीद किया, जिसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों शामिल हैं। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हमारा रिवाइज एस्टिमेट कम हो गया है, और रिवाइज एस्टिमेट के कम होने की वजह भी मैं बता सकता हूं। इस साल जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है उसमें एक नया प्रावधान किया गया है। पहले प्रावधान ये था कि पहले जो लास्ट के 3 महीने होते थे, जो लास्ट क्वार्टर होता था, उसमें टोटल एलोकेशन का आप 33% खर्च कर सकते थे। अब उसे घटा करके 25% कर दिया गया है, और मार्च के महीने में जो कि 15% होता था उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। तो उसकी वजह से हमारा जो रिवाइज जो एस्टिमेट है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। वो पहले 27.86 लाख करोड़ थी हमारी बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट हमारा 27.22 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए की कमी है। जबकि ज़्यादातर लोगों को ये आशंका थी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक की कमी हो सकती है, सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए की घटाए गए हैं। और ये वो खर्च हैं जो आसानी से अवॉइड किए जा सकते हैं, आसानी से उनसे बचा जा सकता है। अगले साल की मैं बात करूं, 2020-21 की बात करूं, तो वो बढ़ा करके 31.94 लाख करोड़ रुपए का हमने बजट खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमने ये कोशिश की है कि एफआरबीएम हमने कई बार पॉज किए हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 1 अप्रैल 2004 से लागू हुआ था। उसके बाद से लेकर के कई मौक़ों पर हमने इसको पॉज किया है। इस बार भी मुझे लगता है कि मैं पॉज शब्द यूज़ ना करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉज सुन करके कई जो अर्थशास्त्री होते हैं, रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो हमारी इकॉनमी को लेकर के गलत अवधारणा बना लेती हैं।
मैं पॉज नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हमने ज़्यादा खर्च का प्रावधान किया है। इसकी वजह से हमें 2019-20 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% रहने का अनुमान है। और इसकी वजह भी है, इसकी वजह यह है कि अगर आपको याद होगा, जब पहला एडवांस एस्टिमेट आया था तो हमारा जो नॉमिनल इकोनॉमिक है उसका साइज़ घट गया है। जो पहले हमने एस्टिमेट किया था वो लगभग था आपका, मैं नंबर बता दूं, चूंकि नंबर बहुत हैं तो इसलिए सभी को याद रखना मुश्किल होता है। पहले हमारा था 2,11,000 करोड़ रुपए, जो 211 लाख, हम माफ कीजिएगा, 211 लाख करोड़ रुपए था, जो 12% जीडीपी पे था नॉमिनल ग्रोथ रेट। अब चूंकि हमारा नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है वो 7.5% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब हमारा जो साइज है वो 205 लाख करोड़ रुपए का है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% रहने का अनुमान है। अगर मैं अगले साल की बात करूं तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.04% रहने का अनुमान है, और ये जो रखा गया है वो 227 लाख करोड़ रुपए के नॉमिनल जीडीपी पे किया गया है, जहां पर ग्रोथ रेट 10% नॉमिनल में रह सकती है और जो रियल ग्रोथ रेट है वो 6% पर रह सकती है। तो ये मेरे कुछ बजट प्रस्ताव है, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि किस तरीके से सुस्ती का जो चक्र है वो खत्म किया जाए। हमने चूंकि निवेश बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए हैं, अब समय आ गया कि मांग बढ़ाने के उपाय किए जाए। इसीलिए हमारा बजट में ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि किस तरीके से, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, निम्न आय वर्ग हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। तो फिस्कल डेफिसिट पर ही एक बार शुरू करते हैं। जी दुआ साहब। शिशिर साहब, बधाई कि आप बिल्कुल पात्र हैं, आपका जो प्रस्ताव है। पर मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला कि आपने अपने बजट के अनुमानों में ये देखा है कि भारत इंटरनेशनल क्रूड प्राइस $3-3.5 ऑलरेडी बढ़ चुका है पर बैरल का। मालूम नहीं कब तक ये जो आजकल टेंशन तनाव चला हुआ है गल्फ में कब तक रहेगा, और अगर ऐसे ही रहा तो हमारा सरकार का सब्सिडी बिल और जो आपने जो अनुमान लगाया है उससे मुझे लगता है काफ़ी आगे जा सकता है। एक ये है जी। दूसरा कि जो अभी आपने 4% के बारे में बात किया फिजिकल डेफिसिट का, हो सकता है अगर सब्सिडी सरकार को ज़्यादा देनी पड़े, कई साल हुआ है, इसी सरकार का नहीं पहले की सरकारें भी करती रही हैं, तो वो अपनी कंपनीज़ को कहती हैं, सरकारी कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL वगैरह को, कि देखो जी हम आपको प्राइस भी कम करना पड़ेगा, वो पब्लिक सहन नहीं कर सकती, पर हम भी आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप अपना बंदोबस्त करिए कि कहाँ से आपने पैसे लाने हैं, मार्केट से ऑयल बॉन्ड्स करने, क्या करने। तो जो डेफिसिट अपना होता था उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। बिल्कुल फूड कॉरपोरेशन को भी यही कहा जाता है, बहुत बारी कहा गया है। तो अगर देखा जाए तो हमारा एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट जो अभी हम अगर 3.5 कहते थे, वो कम से कम 1-1.25% ज़्यादा है। और अभी भी अगर ये आई होप ये होता नहीं कि ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, नहीं तो हमारा रियल फिजिकल डेफिसिट जो होगा फिर वो 5% के करीब जाने का मुझे डर लगता है। नहीं, आपकी बात सही है। और अगर आप याद करिए सर कि अगर ईरान का जो हमला हुआ और उस समय में एक दिन थोड़े घंटे के लिए $71 प्रति बैरल तक गया था हमारा, और हमारे लिए एक सुखद बात ये रही कि वो थोड़ी देर के बाद वो घट करके आ गया। तो अगर हमारे जितने अनुमान जो अभी बनाए गए हैं वो $70 तक तो आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 से 6 महीने का हमारा अगर 72 या 74 भी हो जाए, तो ऐसे में ये आशंका ज़रूर रहेगी कि हमारा सब्सिडी बिल बढ़ेगा। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं और यही दुआ करेंगे कि आपके दुआ ही ले लें अगर, तो कि वो $70 या $71 प्रति बैरल से ऊपर इंडियन बास्केट जो है वो ना जाए। मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो आपने जो इशू उठाया है जी। मुझे खुशी है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ शिशिर जी को, कि वो एक फिस्कल फंडामेंटलिज्म का जो एक रोग जो है उसका शिकार नहीं बने। क्योंकि पहली बात तो है उन्होंने 19-20 में एक ऐसा नंबर उन्होंने स्वीकार किया है कि वो 4% GDP का फिस्कल डेफिसिट उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और उससे मैं समझता हूँ कि विदेशी निवेशक और जो हमारे देश में भी जो अर्थशास्त्री हैं, जो एनालिस्ट जो हैं, उनका विश्वास
हमारी जो सरकार की जो लेखा खाता जो है उसमें बढ़ेगा, क्योंकि अगर इस पारदर्शिता का अभाव एकदम हमें नहीं चाहिए। पर मुझे डर ये है कि अगर 4% अगर अगले साल में बजट में सिर्फ 0.4% का अगर वृद्धि होता है, मुझे डर ये है कि शायद ये फिस्कल एक्सपेंशन हमारी देश की अर्थनीति की वृद्धि दर को बरकरार रखने के लिए शायद काफ़ी न हो, और फिस्कल एक्सपेंशन थोड़ा बहुत शायद अगर 4% इस साल में ऑलरेडी हो गया है तो 4.04% शायद काफ़ी न होगा। हालांकि वो एक्सपेंडेड जीडीपी बेस में 1 लाख करोड़ के करीब आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मैं उसी को ध्यान में रखे हुए, पर एक्चुअल टर्म्स में इकोनॉमी की खपत जो है, जो डिमांड जो है, मुझे लगता है कि अगर जो आपके जो उच्चाकांक्षाएं जो आपने दिखाई अपने अप्रोच में, मुझे लगता है कि शायद आपको 4.04% की जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो उसको शायद उसमें एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत हो सकती है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, और मैं आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अभी आकलन है इसके पीछे 2 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन तो ये है कि जब हम लोगों के हाथ में पैसा देंगे तो एक कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा। कंजम्पशन डिमांड बढ़ने से जो हमारी जो जीएसटी की रेवेन्यू है, जो कि पिछले कई महीनों से हमारी उम्मीद से कम है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो हमारे लिए आमदनी के रास्ते बढ़ने के आसार हैं। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनियां जब ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी तो वो कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा देंगी, क्योंकि हमने कंपनियों के टैक्स की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जो भट्टाचार्य जी ने जो कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि एक तो हम ये मान करके चलें कि अगर 32 लाख करोड़ के आसपास का अगर हमारा बजट है और 227 लाख करोड़ के आसपास हम जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं, सो रफली 14% के आसपास हमारा एक्सपेंडिचर बनता है टोटल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो। सो इसलिए ये मान लेना कि अगर हम ये मान रहे हैं कि मांग में थोड़ी सुस्ती भी है और उसको बूस्ट भी करना है, तो ये जो 14% का कंट्रीब्यूशन है टोटल डिमांड में से, ये कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए थोड़ा हायर फिस्कल डेफिसिट पर अगर होता भी है तो जाया जा सकता है, उसमें कोई किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। बिल्कुल। सो वो संभव है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में, जैसा दुआ जी ने कहा कि पॉसिबल है जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और मुझे कंसर्न ज़्यादा है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं जो इन्फ्लेशन में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा अगर जो कमोडिटी अगर वो नहीं हो पाती है उस तरह से, तो शायद उतना सपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर पाएगी फिस्कल पॉलिसी को, और वो जो इन्फ्लेशन हायर होना भी है वो भी आपके कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट पर डेंट डालेगा। वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो 4.5 तक भी जाता है इस बार के लिए, 4.4 4.3 तक भी, अगर हम ये मान करके चलें कि 1% इंक्रीज होता है, 3.3 से 4.3 के लेवल पर भी अगर मूव करता है, तो अराउंड 200 लाख करोड़ के आसपास जो है प्लस है, वो इकोनॉमी के लिए अभी रिक्वायर्ड है। वो चाहे डिमांड बूस्ट करने के लिए आप करो या आप सेविंग इंक्रीज करने के लिए करो, आप इन्वेस्टमेंट को आप करो, अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो मुझे लगता है वो अभी इकोनॉमी के लिए होना चाहिए। पूरी तरह से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि और इसे बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब ये व्यवस्था बदल रही है कि बजट को एक तारीख तक सीमित ना किया जाए, उसे साल भर में जैसे जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से बदलाव कर दिया जाए। तो ये मेरे शुरुआती प्रस्ताव हैं, और जब कभी भी ऐसा महसूस हो कि नहीं आज समय की जरूरत है कि इसे बढ़ा दिया जाए, तो उसे बढ़ाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जी शिशिर, इस बीच हमारे दर्शकों के भी कुछ सवाल हैं, उनका भी लेते हैं। जी बताएं। मेरा नाम सेजल है। सो मेरा सवाल बहुत सिंपल है। जैसे कंज्यूमर डिमांड का हम बोलते हैं कि अभी का ज़रूरत यही है कि डिमांड बढ़ाएं, बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा तो एट द सेम टाइम कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके बजट के जो प्रपोज़ल है उसमें आप कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर आप देखें 7.35, अगर मैं गलत नहीं हुई है नंबर, जो नया नंबर है, ये जो सालों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? जीओपी का है, जिंजर, ओनियन एंड पोटैटो। ये 3 को अगर आप निकाल दें तो इफेक्टिव जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% आता है। हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का रेट क्या है? 4% ±2%, यानी कि लोअर रेंज हमारा 2% है, अपर रेंज 6% है। हम 6% अगर मैं
बिल्कुल ये जीओपी को हटा दूं और ख़ास तौर पे मैं ओनियन को हटा दूं जहां पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तो 4.5% से नहीं जाएगा। तो अभी जो रेट ऑफ या इन्फ्लेशन या हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही सेलेक्टिव कमोडिटीज़ की वजह से है। जब आप कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल चेंजेस लाएगा, तो उसका असर आपके इन्फ्लेशन पे 10 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमको ये है कि एक समय आ गया है, क्योंकि लास्ट जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की गई थी वो 2021 में उसकी समय सीमा खत्म हो रही है, तो क्यों ना हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग को नए सिरे से डिफाइन करें। ये जो हमारा 4% ±2 है, इसको क्यों ना हम 5% ±2 करें या 4.5 ±2 करें, क्योंकि आपको ग्रोथ रेट एक सर्टेन हाई चाहिए तो आपको हाई इन्फ्लेशन रेट भी चाहिए। लोअर इन्फ्लेशन रेट और हाई ग्रोथ रेट ये दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। और ये हमेशा से माना जाता है कि जब तक प्रोड्यूसर को उसके सामान की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होगा, वो सामान का उत्पादन नहीं करेगा। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता भी है तो हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं। और हम देख चुके हैं 2 का भी जो हमने इन्फ्लेशन देखा है पीछे, उसका क्या असर अब हम इकोनॉमी पे देख रहे हैं। जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो वो निगेटिव था। हाँ। और जनवरी के बाद से वो बढ़ना शुरू हुआ और असली जो कहते हैं ना हल्ला जो मचना शुरू हुआ जब अगस्त में हुआ। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर 20% 30% 30 बेसिस पॉइंट अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो वो इस समय की जरूरत है। आपको प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान रखना है, कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखना है। आपका सवाल। Shruti Rathi, जी। and my question is that we all know that a very small percentage of India's population are actually taxpayers. So how will reducing the tax or changing the income tax slab actually help in increasing the expenditure substantially? The total number of tax assessee at this moment is almost 8 crore. So out of 8 crore, if you find that almost more than 5 crore are less than 2.5 lakh or rupees 5 lakh, so they are paying a very nominal income tax. We all know that there are a number of evaders. The tax people who are not paying the tax, even they are earning, they are not paying the tax because, and one of the reason is the high tax rate. So globally the practice is when you lower the tax, number of assessees will go up. So this is my apart from raising the consumption demand, my thinking is also how to bring more and more people under the tax net. And that is why I am proposing lower tax. शिशिर, डिसइन्वेस्टमेंट पर कोई आपने इशारा नहीं किया इस बार। मैं डिसइन्वेस्टमेंट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बीच में ये चर्चा अभी मेरे कुछ और पॉइंट्स बचे हुए थे जो मैंने सोचा था कि बारी बारी से लाऊंगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, जो हमने देखा है कि 2019-20 में 1,05,000 करोड़ रुपए का टारगेट था और हम सभी जानते हैं कि अभी सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए आए हैं। कई कंपनीज की बात चल रही है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, कई कंपनीज में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग बेचने की भी बात चल रही है। तो अभी हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है कि हम किस तरीके से 1,05,000 करोड़ रुपए को अचीव करें और इसके बाद हम नई थिंकिंग लाएं। तो इसलिए मैंने जो अपने बजट प्रस्ताव रखे हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का हमने टारगेट बढ़ाया नहीं है, क्योंकि टारगेट बढ़ाने से फिर जो हमारा फिस्कल इक्वेशन है वो काफ़ी हद तक बिगड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि आखिरी समय में 50,000 करोड़ रुपए नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आप या तो कंपनीज को कहेंगे कि आप एक्स्ट्रा डिविडेंड दीजिए, या हम कंपनीज को कहेंगे कि आप किसी तरीके से किसी दूसरी कंपनी को खरीद लीजिए। चाहे हमने ONGC HPCL में देखा है, हम देख रहे हैं कि NTPC 2 और कंपनी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन एंड टेरी हाइड्रो को खरीदने वाली है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट में कोई बदलाव This is very good budgeting. This is very good budgeting. Responsible budgeting. जी। सर, माय नेम इज़ राघव। सर, हमारा जो अभी तक का डिस्कशन रहा है, हम लोग अज्यूम करें कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है वो डिमांड साइड से है। तो सर, अगर हम लोग दूसरे साइड पे देखें जो सप्लाई साइड है, हम लोग देख सकते हैं हमारा फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी मतलब डाउन टर्न से गुजर रहा है और सर ये जो NPA का प्रॉब्लम है वो काफ़ी मतलब इंक्रीज़ हो चुका है। तो सर आप कैसे NPAs के प्रॉब्लम को आप हैंडल करोगे अपने बजट में? बहुत सही पॉइंट है आपका। 2019-20 का अगर आपने बजट देखा होगा तो उसमें NBFC को लेकर के एक बड़ा जो उन्होंने कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक स्पेशल विंडो खोला जाएगा जिसके ज़रिए से उनके जितने भी बैड एसेट्स हैं उनको खरीद सकती हैं। इधर पिछले जो 2 बार ऐसा हुआ है, अक्टूबर में या नवंबर में, बैंकों ने काफ़ी पैसा NBFCs को दिए हैं और NBFCs के अगर पैसे उनके पास आते हैं तो आपका कंज्यूमर डिमांड पिकअप करने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है वो उसका मार्केट काफ़ी हद तक NBFC सेक्टर के रिवाइवल पर बनता है। दूसरा जो मुद्दा है NPA का, अगर आप
इस पहले 6 महीने की मैं बात करूं, 2019-20 के पहले 6 महीने में एनपीए में थोड़ी कमी आई है। और एनपीए में कमी इसलिए भी आई है क्योंकि हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ रेट था वो कम हुआ था, तो उसकी वजह से एनपीए में भी कमी आई है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि रिकवरी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और रिकवरी बढ़ने की वजह से एनपीए में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब आप देखिए कि आईबीसी एक ऐसा हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग रेजोल्यूशन, जिसको हम लोग दिवालिया कानून कहते हैं। दिवालिया कानून में काफ़ी कुछ हमें अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कई बड़े जो केसेस थे जो काफ़ी सालों से फंसे हुए थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। तो जो रिकवरी, रिकॉग्निशन, रिफॉर्म्स और रिकैपिटलाइजेशन, जो 4R का जो फॉर्मूला है, उसका असर अब देखने को मिल गया है। और दूसरा ये है कि अगर सेंसिबल लेंडिंग हो और कॉरपोरेट सेक्टर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए करे, क्योंकि अब कॉरपोरेट सेक्टर को पता है कि आईबीसी के नॉर्म्स अब उसके लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। पहले आपको पता होगा कि एक ही प्रमोटर जो गलती करता था वही प्रमोटर उस कंपनी में नए सिरे से घुस जाता था, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो उसकी वजह से आईबीसी, 4R, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि आपके लिए एनपीए में कमी का रास्ता बन जाएगा। और जो पहले 6 महीने के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी उत्साहजनक आंकड़े। तो शिशिर, किसी सेक्टर को आप बूस्ट भी कर रहे हैं, कोई स्टिमुलस वगैरह दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी और वहाँ पर एक्टिविटी बढ़े इकोनॉमिक? जैसा मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर मेरा फोकस है, और एग्रीकल्चर में इसलिए मैंने प्रधानमंत्री किसान के तहत जो है वो 6,000 से 8,000 रुपये किया है। जो 5 प्रमुख सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस, इनके अगर खर्च की बात करूं तो एग्रीकल्चर पर जो पिछले साल का खर्च था वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था। अब माफ़ कीजिएगा, 1,51 लाख करोड़ रुपये था। उसे बढ़ा करके हमने 2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। और इसमें ज़्यादातर फोकस इस बात का है कि सिंचाई कैसे से ज़्यादा बढ़े, जो अच्छे बीज हैं वो कैसे उपलब्ध हों, फर्टिलाइज़र की उपलब्धता बढ़े, और फर्टिलाइज़र में केवल यूरिया पे जो फोकस है वो खत्म हो, एनपीके पे ज़्यादा जाए। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि क्या हम इस साल डीबीटी, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फर्टिलाइज़र के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पेट्रोलियम में सभी के लिए हो चुका है, लेकिन हम लोग फर्टिलाइज़र में नहीं कर पाए। और इसकी वजह भी बहुत साफ़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेती होती है वो बटाईदारी पे होती है, यानी कि टेनेंसी पे होती है। जो ज़मीन का मूल मालिक होता है वो खेती नहीं करता है। तो जब आप सब्सिडी देने की बात करते हैं तो आमतौर पर सब्सिडी उसको दी जाती है जो ज़मीन का मूल मालिक हो। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। और अब देश भर में कोशिश यही है कि किस तरीके से टेनेंसी का भी जो रिकॉर्ड है वो बने। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फर्टिलाइज़र में लागू करेंगे तो आज हम कंपनियों को देते हैं, वहाँ पर हम सीधे जो ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, जो खेती कर रहा है, हम उसको दे सके। रूरल डेवलपमेंट में जो 1,40,000 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर का था 2019-20 का, उसे 2020-21 में 1,75,000 करोड़ रुपए का, और इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का होगा। तीसरा हेल्थ है। हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान शुरू हो चुका है और आयुष्मान काफ़ी कामयाब भी रहा है। 65,000 करोड़ रुपए का जो पिछले साल का एलोकेशन था उसे बढ़ा करके 75,000 करोड़ रुपए करने का है, और इसमें ज़्यादा जो खर्च जाएगा वह आयुष्मान के लिए है। फिर एजुकेशन, चूँकि हमने ख़ास तौर पर 2 लाख रुपए से कम जो सालाना आमदनी वाले हैं उनके बच्चों को हायर एजुकेशन में मुफ्त की बात की है, तो वहाँ पर 95,000 करोड़ रुपए का 2019-20 का एलोकेशन है, जो 2020-21 में 1,10,000 करोड़ रुपए है। और डिफेंस में 3 लाख करोड़ रुपए से 3.5 लाख करोड़ रुपया है। और यहाँ पर हमने आपसे जैसा कहा कि एक तय तारीख के बाद, चाहे वो 1 अप्रैल 2020 हो सकती है या 1 अप्रैल 2021 हो सकती है, उसके बाद जो भी आर्मी में शामिल होते हैं, जो भी नेवी में शामिल होते हैं, जो भी एयरफोर्स में शामिल होते हैं, उन तीनों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लाने की बात होगी। और वहाँ पर जो सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा वो 14% ना होकर के 20% होगा, ताकि जो उनका ग्रेटिट्यूड है, जो उनके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। तो ये 5 प्रमुख सेक्टर। सोनिया जी, मैं एक डिफेंस के ऊपर अभी तक चर्चा कोई हुई नहीं खासी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। डिफेंस का खर्चा हर बजट में बढ़ता ही जाता है और ज़रूरी भी है। बिल्कुल। एक तरीका बता रहे हैं, जो कमिटेड खर्चा है वो कैसे निकाल के कम किया जाए, कि पर हमारे जो खर्चा कैपिटल ग्रांट्स पे, कैपिटल बजट है, हम वो भी खर्चा नहीं कर पाते। अगर आप देखेंगे पिछले 5 बजट में हमने एक साल भी अपना जो भी लिमिटेड हो
या जो भी हो, हमारा अनस्पेंट मनी रहता है। अब हम कह रहे हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लैप्स नहीं, हाँ, वो नॉन लैप्सेबल बना दिया गया। मेरा कहना है एक तो उसके ऊपर ध्यान देने का ज़रूरत है कि वो कैसे किया जाए। पर मैं एक लार्जर क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, इन सबको अब ये हम कब तक ये अपना इतना बजट का साइज़ अपने डिफेंस के ऊपर ही खर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप हमारे दो नेबर्स के साथ ठीक नहीं है। Is it not time that Ministry of External Affairs and Ministry of Home and others now seriously get down to solving our festering problem with our neighbors? We are emerging countries, poor countries, and China has gone far ahead of us, that they can, just keep on making sure that we do not become an economic power by just making us spend more and more on defense. I think that it is as much now, foreign policy should be as much by objective as we are talking to the regulatory ministries and other ministries. बिल्कुल, बहुत सही सुझाव है। और सर डिफेंस में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हम जब 3 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं, उसका 66% हमारा रेवेन्यू पे जा रहा है, और 1 लाख यानी कि 33% ही जो है वो हमारा कैपिटल पे जा रहा है। हम इसको कैसे रैशनलाइज करें, मेरा जोर इसी बात पे। बिल्कुल। और एक आखिरी कमेंट मैं आप दोनों से भी चाहूंगी कि बिल्कुल आइडियल बजट लगा आपको शिशिर का, क्या कुछ चेंजेस आपके हिसाब से? नहीं, मैं बधाई दूंगा इनको कि बहुत ही अच्छा इन्होंने बजट बनाया है निश्चित रूप से। और आपने बहुत सारे क्षेत्रों को कवर भी किया है इसमें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो, हेल्थ हो। आपने इन सारे क्षेत्रों में आपने बहुत सारी बातें की हैं। आपका एक विज़न है जो बहुत क्लियर है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। लेकिन मेरे जो सुझाव हैं 2-3 जिसमें मुझे लगता है, एक डिफेंस वाले में मैं डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं उस मामले में। मुझे लगता है कि डिफेंस का एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है। और वो हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं और शायद उतना चल भी नहीं पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हम बहुत ज़्यादा कटौती कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो बजट हमारा बहुत कम हो और जीडीपी पर हम फोकस करें, लेकिन जो सिक्योरिटी है उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो मुझे लगता है उसमें बहुत ठीक है। जहाँ तक रैशनलाइजेशन की बात है, वो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसमें ये पॉसिबल है कि जो भी वेपन्स या इस तरह की जो चीज़ें हम खरीदते हैं बाहर से, वो ये हो सकता है कि वो मेक इन इंडिया के थ्रू अगर हम ला पाएँ तो वो यहाँ पर जो भी क्रिएट करेगा और वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, सस्ता भी पड़ेगा। जी। दूसरा, मुझे एक और आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा रहा है आपने, कि रूरल एरिया से लेकर के आपने अलग अलग फंड्स जो क्रिएट करने की बात की है जिसमें रूरल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, वो एक बहुत बेहतर सुझाव है। उसमें मुझे लगता है कि रूरल डिमांड को रिवाइव करने में जहाँ तक किसानों को 6,000 से 8,000 किए गए हैं, वो शायद थोड़ा और इंक्रीज़ किया जा सकता है इस समय को देखते हुए, और ख़ास तौर से इस चीज़ को देखते हुए कि किसान को आपने जो कहा सीजनल उसके रिक्वायरमेंट होती हैं, और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर वो 9,000 या 10,000 भी हो जाता है तो उसमें इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोअर इनकम ग्रुप है और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया है, अगर वहाँ पर आप ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ करते हैं तो डिमांड वहाँ से ज़्यादा रिवाइव होने की संभावना होगी। जरूर। मैं संक्षिप्त में बोलूँगा। आप पॉइंट आपने नंबर नहीं पूछे, पर मैं नंबर देने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा बजट। पूरा एक जो उनकी जो सोच जो है, ये बहुत बढ़िया सोच है। इन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। मैं इनको एक्चुअली 10 में से मैं 7 पॉइंट देने की सोच रहा था, पर मैं इनके 2 पॉइंट काट लूँगा, 1.5 पॉइंट काटूंगा, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं किया। हमारी देश में जो एक्सपोर्ट्स की जो स्लोडाउन जो है, वो मैं समझता हूँ हमारे आर्थिक स्लोडाउन के साथ जुड़ी हुई है। और अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे, हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो है $330 बिलियन से उसी $300 बिलियन में ही अटकी हुई है। तो पिछले 5 साल से कोई प्रगति नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर में प्रगति न हो, उसका जो शेयर इन जीडीपी वो 20% से अब 17% में आ चुका है।
तो बजट अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अगर प्रोत्साहन देने में असफल रहा हो, मैं समझता हूं उसके लिए मैं 1.5 पॉइंट काटूंगा और आधा पॉइंट काटूंगा, क्योंकि उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर के बारे में जो फ्यूचर गेम प्लान क्या है उसके बारे में कुछ अगर वो इंडिकेशन देते, मैं समझता हूँ ये बजट 7 क्यों, मैं तो 8-9 भी दे सकता था। तो आपके पास चांसेस है मार्क्स बढ़ाने के अभी। देखिए क्या होता है कि चूंकि एक समय की भी सीमा होती है, बिल्कुल, तो मैं वही इसी पर आने बहुत वाली सारे थी। ऐसे पॉइंट्स हाँ। हैं जो मैं पॉइंट्स ना मतलब चाहता था और शिशिर, नहीं मैं बोल पाया। आपकी तरफ से बोलना चाह रहा हूं तो मुझे जी। मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत में, और थोड़ा मुझे अनुभव है इस खाते का या इस डिपार्टमेंट का, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना काफ़ी कठिन है। इंपोर्ट्स को भी ऑयल, ये जो 3 F's कहते थे हम, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, फूड, उसमें इन इलास्टिसिटी है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लाना इतना आसान नहीं है। शायद प्रायोरिटीज़ का देते हुए क्या किस चीज़ को अब ये संक्षिप्त में अपनी स्पीच में बताएं। उन्होंने जो अपने आंकड़े डाले होंगे ज़रूर एक्सपोर्ट का बात किया होगा, कारण वो मंत्रालय को बिना तो कुछ तरतूद किए तो कर नहीं सकते। और तो साथ ही जब इनको पता चला कि ऑडियंस में स्टूडेंट्स भी हैं तो उस हिसाब से एक्सप्लेनेटरी मोड में भी आए शिशिर, तो इसलिए सब कुछ कवर नहीं कर पाए। उसके लिए मैं भी थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगी शिशिर। मैं इनको नंबर 8 दूंगा, आधा % दोस्त होने के कारण और वैसे 7.5 जरूर इनके पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, तो शिशिर, लग तो यही रहा है कि जो आपका बजट है, अगर उसके सुझाव माने जाएं तो अर्थव्यवस्था जो है वो तेज रफ्तार से विकास की गति पर अग्रसर होगी। इतना एक्सपेंशनरी बजट आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और इतना इंटरेस्टिंग बजट आपने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि अगले बजट में ही सही आपके मेन पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर हमारे बजट में शामिल हों। और साथ ही ऑडियंस को भी कहूँगी कि आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को भी मिला होगा। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हम शिशिर जी के लिए करें और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट्स का आने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी इतना ही। अभी हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ जो बनाएंगे अपना बजट। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।